हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं आपकी मिस्टर टीचर एक बार फिर से आपका साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गई हूँ। ये क्लास 9 का जो है लेसन 15 सजीवों की जीवन प्रक्रिया का पहला फर्स्ट लेक्चर वीडियो है। लेक्चर वीडियो 1 है, पहला लेक्चर है। तो इसमें हम आज जो है साइंस के बारे इस सजीवों की जीवन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि सजीवों में जीवन की प्रक्रियाएं किस तरीके से होती है। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हमें पढ़नी है, जिसमें पहला है वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है, उत्सर्जन वनस्पतियों, प्राणी और मानव में कैसे होता है, और समन्वय वनस्पति और मानव में कैसे होता है। ये 3 पॉइंट्स हमें मेनली पूरे लेसन में पढ़ना है। तो पहले मैं इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं कि परिवहन का मतलब क्या होता है। आगे लेसन में इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम देखते हैं। हम हम एक बार रिवाइज़ करते हैं कि हम थोड़ा दिमाग पे जोर डालकर सोचते हैं कि कैसे हमारे शरीर में हमारा पाचन तंत्र, मतलब हम खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र कैसे हमारे खाने को पूरी तरह से पचाकर डाइजेस्ट करता है, और हम सांस लेते हैं तो कैसे हमारे श्वसन क्रिया में श्वसन तंत्र, ये सारे सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे ये चलता रहता है रेगुलर लगातार। हम सांस लेते हैं, हम पलके झपकते हैं, हमारा हार्ट बीट चलता है, हमारे हृदय गति लगातार होती रहती है। तो हम सोचते हैं भी नहीं है उसके बारे में, और कोई उसके लिए स्पेशल कोई विशेष काम भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा लगातार हमारी बॉडी में होता रहता है। तो ये सब ऐसे कैसे होता है हमारी बॉडी में। जैसे कि यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि मानव शरीर द्वारा पाचन किया हुआ अन्न या फेफड़ों द्वारा शरीर में शोषण की हुई ऑक्सीजन गैस के शरीर के प्रत्येक कोशिका तक किस प्रकार से पहुंचाई जाती है। मतलब जब हम खाना खा लेते हैं तो वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में बदल के हमारी सारी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है, मतलब ऊर्जा हमें मिल जाती है। या फिर हम जब श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास में ऑक्सीजन हमारा मेन होता है, तो वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के शरीर के हर कोशिका तक कैसे पहुंच जाता है। तो इस सब के बारे में हमने क्या है पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से मनुष्य क्या होता है, हमारा जो है वो अपनी सारी इंटरनल आंतरिक कार्यों को अपनी तंत्रों द्वारा, सिस्टम द्वारा कैसे करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार कुएं तथा बांधों के पानी को नहरों द्वारा किसान खेतों में पहुँचाने का प्रयत्न करता है। मतलब क्या करता है, नाली नाला या पाइप से क्या करता है, वो पानी को अपने अपने खेतों तक ले जाता है। वैसे ही मनुष्य के पाचन संस्था द्वारा हमारे ग्रहण किए गए भोजन का ऊर्जा में रूपांतरण होता है, और यह ऊर्जा ऑक्सीजन के द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। मतलब ये जो प्रश्न था उसका आंसर इस तरीके से ये एग्जाम्पल देके बताया कि कैसे किसान क्या करते हैं, नदी तो एक बहती रहती है लेकिन उसको कैसे अपने खेतों तक उस नदी के पानी को लाता है। उसी तरीके से हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन को कैसे एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ये सब जो है इस तरीके से सिस्टमेटिक काम होता रहता है। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, परिवहन है। पहला टॉपिक क्या है, परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि परिवहन क्रिया द्वारा एक भाग में संश्लेषित या अवशेषित किया हुआ पदार्थ दूसरे भाग तक पहुँचाया जाता है। जैसे हम लोग, वाहन होता है, वाहन क्या होते हैं, मतलब गाड़ियाँ होती हैं। हम क्या करते हैं, गाड़ियों से कोई भी सामान होता है वो एक जगह से क्या करते हैं, उसको दूसरी जगह तक क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। ठीक है। उसी तरह परिवहन होता है वनस्पतियों में, मनुष्य की बॉडी में परिवहन होता है। मतलब कि कोई भी आवश्यक चीज़ को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब कि एक जगह से उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो परिवहन क्रिया द्वारा एक भाग में संश्लेषित या अवशेषित किया हुआ पदार्थ दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब ये वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किस तरीके से वनस्पतियों में होता है, तो हम आगे देखते हैं कि तो जब हम हरी सब्जियां क्यों खाते हैं, यहाँ पे कुछ चर्चा करने की बात दिया हुआ है कि हम फल व हरी सब्जियां क्यों खाते हैं। क्या सब वनस्पतियों को भी हमारी तरह खनिजों की आवश्यकता होती है। मतलब कि क्या हम जैसे खाना खाते हैं हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो क्या वनस्पति मतलब क्या होता है, प्लांट्स, पेड़ पौधे वृक्ष, ये सारे की कैटेगरी में आते हैं, प्लांट्स वनस्पति में आते हैं।
तो क्या इन्हें भी खनिजों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? हाँ, बिल्कुल होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स है, वनस्पतियों को कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अकार्बनिक पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? जैसे कि हमें क्या है, ब्रीथ करने के लिए, श्वासन के लिए क्या है, ऑक्सीजन ज़रूरत है। वैसे ही प्लांट्स को क्या है, श्वसन की क्रिया के लिए उनमें भी जो होता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, उसके लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो क्या इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कोई अकार्बनिक पदार्थ जो चाहिए रहता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो भी उन्हें कहाँ से मिलता है, खनिज लवण जो है ज़मीन से ही मिलता है, मिट्टी से ही मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गई आपको। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बहुसंख्यक, यहाँ पे बुक में क्या दिया है, बहुसंख्य प्राणी हलचल करते हैं परंतु वनस्पतियाँ स्थिर रहती हैं। इसके शरीर में अनेक वृत्त कोशिकाएं होती हैं और प्राणियों की तुलना में वनस्पतियों को ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, हमारी बॉडी में हलचल होता है, हम दौड़ते भागते हैं। ऐसे ही अन्य जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हलचल करती हैं, चलती हैं। लेकिन वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो एक ही जगह पर क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। और इनकी बॉडी में क्या होता है, डेड सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी मृत कोशिकाएं पाई जाती हुई, मरी हुई कोशिकाएं यानी डेड सेल्स पाई जाती हैं। और प्राणियों की तुलना में, चूँकि हम जो होते हैं एनिमल्स या प्राणी जो होते हैं, उनकी तुलना में जो है वनस्पतियों को जो एनर्जी होती है, उन्हें ऊर्जा की कम ज़रूरत होती है। और वनस्पतियों को क्या कहते हैं, यहाँ पर वनस्पतियों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम जैसे अकार्बनिक पदार्थ की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि आगे हम ऊपर मैंने आपको बताया था। अब क्या है यहाँ पर कि इन पदार्थों का सबसे नज़दीक व समृद्ध स्रोत क्या है, ज़मीन है। दोस्तों मैंने बताया था कि उन्हें कहाँ से मिलता है, ये सब ज़मीन से उन्हें प्राप्त होता है, मिट्टी से प्राप्त होता है। वनस्पतियों की जड़ें ज़मीन से इन पदार्थों का अवशोषण करती हैं और इनका क्या करती हैं, परिवहन। देखिए यहाँ पे हम वनस्पतियों में परिवहन पढ़ रहे हैं, तो वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है, वनस्पतियों में परिवहन ज़मीन से खनिज, लवण, जल और अकार्बनिक पदार्थों को क्या करती हैं, वो अवशोषित करती हैं यानी एब्जॉर्ब करती हैं, उसे लेती हैं और उसे क्या करती हैं, अपने शरीर के अंदर से ही शरीर के अन्य भागों तक क्या करती हैं, परिवहित कर देती हैं यानी कि पहुंचा देती हैं। ये कार्य क्या होता है, ये कार्य विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा होता है, यानी कि टिश्यू, ऊतक मतलब टिश्यूज, और कोशिकाएं यानी सेल्स। आपको कोशिका और ऊतक में क्या अंतर होता है फ्रेंड्स, मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि कोशिका की परिभाषा क्या है और ऊतक की परिभाषा क्या है, आप हमें बता देंगे। कोशिका की परिभाषा तो आप मुझे बताइए, लेकिन मैं यहाँ पे ऊतक का पॉइंट आया हुआ है तो मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देती हूँ कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो कोशिका क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि जलवाहिनियों या जल का तथा रसवाहिनियाँ अन्न का वहन करती हैं। मतलब जलवाहिनियों को जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। तो ये एक क्या करती हैं, जल का, और रसवाहिनी क्या करती है, अन्न का वहन यानी कि अदर एनर्जी का क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती हैं। वनस्पतियों के सभी भाग इस संवहनी ऊतकों से जुड़े होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उसके सभी भाग जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये इन कोशिकाओं से क्या होते हैं, कनेक्टिव टू संवहनी ऊतक जो होते हैं उससे क्या होते हैं, ये सारे जुड़े हुए होते हैं ताकि कार्य करने में क्या हो, सरलता हो फ्रेंड्स। तो आगे हम देखते हैं कि वनस्पतियों में पानी का वहन कैसे होता है, वो कैसे पानी जड़ों से लेकर पत्तियों तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, गिलास में पानी भरते हैं और उसको क्या करते हैं, पी लेते हैं, और पीने के बाद हमारे शरीर का सिस्टम अंदर काम करता है और एक एक कोशिका तक जो है उसकी ऊर्जा, एनर्जी हमें मिलती जाती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स वनस्पतियों में भी पानी का क्या होता है, वहन होता है। ये कैसे होता है, ये होता है मूली दाब के द्वारा यानी कि रूट प्रेशर के द्वारा होता है। तो चलिए हम कैसे एक जो है कृति करके देखते हैं, बहुत बहुत सिंपल है, आप इसे अपने घर में भी कर सकते हैं। तो फटाफट इसको हम पढ़ लेते हैं।
मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देती हूँ कि जैसे आप रजनीगंधा या गुल मेहंदी का पौधा लेकर उसकी क्या करें, उसे जड़ सहित उखाड़ लें और उसको जड़ को धोकर सारा मिट्टी वहाँ से हटा दें, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है। और उसके बाद क्या करें कि आप एक जैसे उसको एक सेनाफ्रीन या इओसिन एक रंजक द्रव्य मिलाए हुए पानी में रखें, ठीक है। उसके बाद उस किसी बीकर में या ग्लास में उस इन सेनाफ्रीन को मिला दें और उसके बाद उसमें उस जड़ सहित पौधे को क्या करें, डुबो दें और 2-3 घंटे के बाद क्या करें, उस वनस्पति या पौधे को बाहर निकाल कर उसकी पत्तियों की शिराओं का क्या करें, निरीक्षण करें। देखिए यहाँ पे पत्तियाँ क्या हो गई हैं, यहाँ पे देखिए ये पत्तियाँ लाल रंग की या रंगीन हो गई हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जड़ों से पानी को क्या है, रंगीन पानी को ऊपर तक क्या किया है, अब जो अवशोषित किया हुआ है, इसलिए क्या हुआ है, ये इसकी जड़ से पानी क्या ऊपर गया हुआ है, इसलिए इसका रंग क्या है, परिवर्तित हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था, एक कृति थी, एक कार्य करना था, जिससे कि एक प्रैक्टिकल छोटा सा हो गया है, जिसे करके देखना है कि कैसे जड़ों से क्या है पानी ऊपर तक गया है। इसमें रंग या सिनाफ्रिन इसलिए सिफ्रोनिन सॉरी सेफ्रोनिन इसलिए मिलाने की बात हुई ताकि वो कलरफुल रहेगा, तो उसका वो आगे बढ़ा हुआ है पानी हमें दिखाई दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वनस्पति के तनों का पतला उसको जब हम काटेंगे, यानी कि इसके जब तने को हम क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, देखेंगे कि उसके बीच में भी क्या होता है, वो रंगीन पार्ट्स सेफ्रोनिन का या इओसिन का जो है द्रव्य उसमें कलर दिखाई देता है, यानी कि वो जड़ से होकर तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से डिटेल में क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जड़ों द्वारा होने वाला अवशोषण, जड़ों क्या कैसे जो है पानियों का अवशोषण करती हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में करके दिखाया है। और यहाँ पे हमें ये भी पढ़ना है कि मूली दाब यानी कि रूट प्रेशर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जड़ों की कोशिकाएं ये जमीन के पानी व खनिज के संपर्क में रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जड़ों की कोशिकाएं क्या रहती हैं, जमीन के पानी में और खनिज लवण जो जमीन मिट्टी में मिलाया हुआ रहता है उसमें क्या होते हैं, हम पानी भी देते रहते हैं, तो उससे क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, उससे जुड़ी रहती हैं। और सांद्रता में होने वाले जो उसके सांद्रता एंड कंसंट्रेशन होता है, उस कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होते हैं, लिक्विड बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये सांद्रता में होने वाले अंतर के कारण पानी जो है खनिज जड़ों के पृष्ठभाग की कोशिकाओं में कोशिका यानी कि यहाँ पे देखिए ये पानी जो है ये रूट है, जड़ है, और रूट मूल केश है, यानी कि यहाँ से होते हुए क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाती हैं, यानी जलवाहिनी तक पहुँच जाती हैं। बस जलवाहिनी तक वो पहुँचती हैं, तो उसके लिए कैसे रूट प्रेशर काम करता है, यहाँ कोशिकाओं में, यहाँ पे देखिए ये कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं और इसके कारण ये कोशिकाएं उसमें सटी हुई कोशिकाओं पर दाब देती हैं। जब ये कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं तो उससे जो कोशिकाएं लगी हुई हैं, जो एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ी हुई, तो उस पर एक प्रेशर बनाती हैं, जिससे कि इसी प्रेशर को क्या करते हैं, मूली दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मूली दाब यानी कि रूट प्रेशर कहते हैं। तथा इसी दाब के कारण जो होता है पानी यानी जो जल होता है और खनिज जड़ों की जलवाहिनी युक्त, इसी प्रेशर के कारण ये जो है पानी जलवाहिनी की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। और इस सांद्रता का जो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है वो उसको मिटाने के लिए, ताकि वो डिफरेंस ज़्यादा न रहे, वो फटाक से क्या होता है आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ऊपर की ओर फ्रेंड्स क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। और ये काम लगातार कंटिन्यूसली होता रहता है और पानी का एक क्या होता है, एक पूरा पिलर, एक स्तंभ तैयार हो जाता है। और यह दाब जो है, ये जो दाब है झाड़ियों, छोटी वनस्पतियों तथा छोटे वृक्षों में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए इतना जो प्रेशर होता है, इतने ही प्रेशर से इन सब में क्या होता है, प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत रहता है, जिससे कि पानी इजीली ऊपर चढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना तो समझ में आ गया कि मूली दाब क्या होते हैं। अब आप देखते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन। मतलब कि इसको तोड़ कर देखा जाए तो वाष्प का उत्सर्जन, वाष्प मतलब भाप, मतलब कि पानी
का जो गैसी फॉर्म होता है उसको वाष्प कहते हैं। तो उसको उत्सर्जित करना मतलब बाहर निकालना, ठीक है। क्या होता है अवशोषित करना मतलब अंदर की ओर लेना, और उत्सर्जित करना मतलब बाहर की ओर निकालना। तो वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में जो है पालक या कोई पालक वगैरह हरी सब्जी आती है, अगर वो थैली में बांधी रहती है, थैली में लपेट कर लाए रहते हैं, वो बंधा हुआ रहता है, कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि थैली की सतह पर ही क्या होता है, भाप जो है कि छोटे छोटे भाप पानी में बदल के थैली की सतह पर जम जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा। तो ये कहाँ से पानी भाप जो है हमें थैली में जमा हुआ दिखाई देता है, तो वही हम यहाँ पे आज आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ पे पानी और ये डायग्राम में दिखा है कैसे पानी और खनिज जो है अवशोषित करके ऊपर पेड़ की पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। और जो है पेड़ की पत्तियाँ जो है क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण से सूर्य सन से क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बनाकर क्या करती हैं। यहाँ पे देखिए एक ऐसे एरो बनाया हुआ है, क्या करती हैं शर्करा और एनर्जी को अदर भाग तक पहुँचाती रहती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वनस्पतियाँ पत्तियों पर उपस्थित पर्णरंध्रों की सहायता से वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन करती हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता दूँ कि पर्णरंध्र क्या होते हैं। पर्ण यानी कि पत्ते, और रंध्र मतलब कि छोटे छोटे छिद्र। पत्तों में आप गौर से देखेंगे वैसे दिखाई नहीं देता है, कुछ पत्तों में फिर भी दिखाई देता है, उसमें छोटे छोटे रंध्र यानी कि छिद्र पाए जाते हैं। छेद बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो उस रंध्रों की सहायता से जो है क्या करती हैं पत्तियाँ वाष्प के रूप में पानी को क्या करती हैं, बाहर की ओर उत्सर्जित करते हैं यानी निकालती रहती हैं। तो पर्णरंध्रों के ये चारों ओर बगल में दो बाह्य आवरणयुक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कोशिकाएं हैं ये कौन सी हैं, ये रक्षक कोशिकाएं हैं। इसके बाद ये भी है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है दिया है, रक्षक कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद क्या है, कोशिकाएं पर्णरंध्रों के खुलने व बंद होने पर नियंत्रण करती हैं। जैसे कि ये यहाँ पर ये खुला हुआ है और ये बंद होता है, इसका क्या करती हैं, रक्षक कोशिकाएं कंट्रोल करती हैं कि कब इसको खोलना है कब बंद करता है। इन पर्णरंध्रों द्वारा ही इन जो ये रंध्र हैं इन्हीं के द्वारा क्या होता है, यहीं से क्या करता है वाष्प पानी जो है बाहर की ओर वाष्प के रूप में निकलता है। तो इसी क्रिया को वाष्पोच्छ्वास भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वाष्पोच्छ्वास कहते हैं। पत्तियों से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा पानी वातावरण में उत्सर्जित होता है। मतलब कि पत्तियों से ये पानी जो वाष्प निकलता है वो बाहर की ओर वातावरण में निकल जाता है, और पत्तियाँ त्वचा में पानी की मात्रा कम हो जाती है। मतलब कि बहुत अगर पानी है तो इससे जो पत्तियों कि जो अंदर पानी होती ज़्यादा रहता है उससे वो मेंटेन हो जाता है, कम हो जाता है। और पानी के इस अनुपात को सही रखने के लिए जलवाहिनियों द्वारा पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर ये पानी फिर कम होने लगता है तो फिर से जड़ों से क्या होता है, जलवाहिनियाँ क्या करती हैं, मतलब जाइलम्स क्या करते हैं, पानी को फिर से लेकर पत्तियों तक पहुँचा देते हैं। जैसे बहुत धूप है और बहुत सारा पानी बाहर की ओर वाष्पीकृत होकर निकल गया, तो फिर से उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक अनुपात उसका सही बना रहे उसको लगातार पहुंचाया जाता है जलवाहिनियों द्वारा। उसके बाद वाष्पोच्छ्वास की क्रिया पानी व खनिज को अवशोषित करने तथा उसे सभी भागों में पहुंचाने में मदद करती है, तथा मूली दाब के परिणामस्वरूप रात के समय पानी ऊपर की ओर चढ़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। मतलब कि रात के समय ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है और मूली दाब के कारण ही पानी ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है, किसमें, पौधे और वनस्पतियों में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर हमने देखा कि मूली दाब क्या होते हैं और वाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आज मैं आपका ये लेक्चर वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि इनको ये नॉलेज और ये ज्ञान जो है पढ़ने और समझने को मिले। और वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करें और आप इसका बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि इस नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ लेक्चर 2 तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।